Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Munasir from FEI. This class 9th Economics and Disaster Management. This is chapter number 2nd, Understanding the Indian Economy. This is lecture number 1st of this chapter. जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमने पहले इकोनॉमिक्स का सेक्शन उठाया है, उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। अब ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इकोनॉमिक्स है जस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो हम दूसरा ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पहला लेक्चर जो है इसमें हमें जो जो चीजें पढ़नी है वो इस तरह से है। तो जब यूं ही हम ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, जैसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से हम काउंट करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी हमें समझ में आएगा। कंसेप्ट ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, meaning of poverty and poverty line, causes of poverty and various government anti-poverty measures, meaning of food security and public distribution system in India। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा तो वो इस तरह से है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये पहला टॉपिक है यहाँ पे। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग जो चीज़ें बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो हम इन एक्टिविटीज को कैसे समझेंगे? तो एक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन ऑफ सर्विसेज वगैरह होती हो या गुड्स होती हो, तो उन चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो एग्जांपल है, अगर कोई फिशिंग करता है, अगर कोई फार्मिंग करता है, अगर कोई माइनिंग करता है, इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी इसमें आएगी, या कोई गाड़ी चला रहा है जो पैसेंजर्स वगैरह के लिए गाड़ी चलाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो सारी लोग इसलिए वो काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। तो उन एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एक टीचर सुबह ड्यूटी के लिए निकला, जैसे एक नर्स हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाती है, तो वो सारे लोग इसलिए काम पे जाते हैं ताकि वो अपने लिए पैसे कमा सके। तो वो हम उन चीज़ों को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी तरह से जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसमें लोग वो एक्टिविटीज इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे हम मतलब मस्जिद शरीफ में जाएंगे और वहाँ पे उसकी सफाई करेंगे या उसके लिए कुछ काम करेंगे। इसी तरह से सोसाइटी में सोसाइटी को साफ रखने के लिए कोई एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा किसी शादी वगैरह में हम जाते हैं, दावत वगैरह पे। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अलग अलग मोमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, एंटी लिक्वर मोमेंट, चिपको मोमेंट जैसे मोमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट मोमेंट्स वगैरह। तो उनमें उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये लोग ये एक्टिविटीज क्यों करते हैं? जैसे हम किसी मस्जिद में मतलब हम कह सकते हैं सफाई करने के लिए जाएंगे, तो इसके लिए हमारी इमोशनल सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म वगैरह इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हम वो चीजें करते हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आएगी। फॉर एग्जांपल, एक माँ अपने बच्चों को पाल रही है, उनको दूध पिला रही है। एक स्टूडेंट डोनेट कर रहा है ब्लड, एक अमीर आदमी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे डोनेट कर रहा है, या एक यंग आदमी किसी ब्लाइंड गर्ल को क्रॉस करा रहा है रोड। तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगी, क्योंकि ये लोग जो ये काम करते हैं वो पैसों के लिए नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक इंसान एक ही काम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जांपल, हम एक नर्स की एग्जांपल लेंगे। जब वो हॉस्पिटल में जाती है, वहां पे वो मरीजों की खिदमत वगैरह करती है, उनकी देखभाल करती है, तो वो उनकी कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब वही नर्स घर में आती है, अपनी बीमार माँ की वो
वहाँ पे खिदमत करती है, तो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसी तरह से एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। उसके बाद जब वो घर में आता है, तो घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो उसकी हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बाद हमारे पास है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जहाँ से हम इकोनॉमी जनरेट करते हैं। सबसे पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू द सेक्टर वेयरइन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करके हम अपना रोजगार वगैरह कमा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्रॉप्स वगैरह सो करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं गाँव के इलाकों में, उसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन। तो जो लोग ये कल्टीवेशन करते हैं उनको फार्मर्स बोलते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स बोलते हैं, और जो ये ऑक्यूपेशन है इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो इसी तरह से बहुत सारी किस्मों के क्रॉप्स लोग सो करते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स, वो फूड लोग प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में हम खाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके अलावा नॉन फूड आइटम्स, वो चीज़ें लोग प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर में, जिसको हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बेस बनती है, रॉ मटेरियल बनता है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कॉटन है, जूट है या दूसरी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीकों से प्राइमरी सेक्टर में अपना लिवलीहुड वगैरह चलाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो अलग-अलग चीज़ें वहाँ से हासिल करके मार्केट्स में बेचते हैं, जैसे हर्बल प्लांट्स है, टिम्बर है, फायरवुड है, दूसरी चीज़ें हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, जिसमें यहाँ पे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनसे नई-नई चीज़ें बनाई जाती है। इसके अलावा पीपल एंगेज इन लाइवस्टॉक, तो बहुत सारे लोग जानवर पालते हैं, जैसे कुछ लोग भेड़-बकरियाँ पालते हैं, कुछ लोग शीप पालते हैं, कुछ लोग गाय पालते हैं, जिससे उनका रोज़गार चलता है। इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सारे लोग इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे फिशरी के साथ कुछ लोग करते हैं। वहाँ पे लोग मछलियों को पालते हैं या मछलियों को पकड़ते हैं रिवर में, सी में, और वहाँ पे उनको पकड़ने के बाद उनको मार्केट्स में बेचते हैं, जिससे उनका रोज़गार चलता है। जैसे मैंने पहले कहा, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हर एक चीज़ में नेचर का ही इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे भी लैंड का इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर में। दूसरी जगह पे फॉरेस्ट्स में भी लैंड का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि फॉरेस्ट्स भी लैंड पर ही वो शो होते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह, हर्बल प्लांट्स वगैरह। मिनरल्स वो भी लैंड में ही होते हैं या लैंड के ऊपर ही होते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक, उनको भी हम लैंड के ज़रिए ही उनको पाल सकते हैं, क्योंकि जो भी उनका फॉडर वगैरह होता है, वो हमारी ज़मीन से ही हासिल होता है। फॉरेस्ट्री तो ये भी हमारी ज़मीन पर ही फिशेस पॉन्ड्स वगैरह में पाई जाती है, रिवर्स में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। तो प्राइमरी क्यों बोलते हैं इसको, हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स दूसरे चीज़ों के बेस है, जो हम इसके बाद बनाते हैं। Since most of the natural products we get are from agriculture, तो बहुत सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो तो हम एग्रीकल्चर से ही हासिल कर रहे हैं, लेकिन डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि इनको भी, जैसे मैंने पहले कहा कि फिशरी जो पॉन्ड्स वगैरह में पाई जाती है, वो भी जमीन पर ही होती है। फॉरेस्ट्री भी जमीन पर ही होती है, हमारी लैंड पर ही होती है। इसलिए एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है। इसके अलावा हमारे पास है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम, जैसे मैंने कहा था ना, प्राइमरी सेक्टर बेस बनती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने शुगर केन प्रोड्यूस किया, उस शुगर केन से हम फिर बाद में शुगर बनाते हैं, और उनका इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जैसे बिस्किट बनाने में, केक बनाने में। अब ये बिस्किट बनाना और केक बनाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। इसी तरह से वहां पे हमने बात की कॉटन, तो वो रॉ कॉटन हम इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा हमने वहाँ पे बात की जूट की, तो जूट से गनी बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज में बनाए मतलब फिर बाद में बनाए जाते हैं, तो उनको एज अ रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो टिम्बर वगैरह है, तो फिर जब लोग मैन्युफैक्चरिंग करके उनसे खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं लकड़ियों से। इसी तरह से सिल्क फाइबर वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन बाद में हम उसको सिल्क साड़ी वगैरह बनाते हैं, सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे यूजिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ, तो इसमें सिल्क मतलब कोकून जो होती है वो हम फॉरेस्ट से हम कह सकते हैं, इसके लिए हम काम भी करते हैं, घरों में भी हम ये सिल्क वर्म्स वगैरह को पाल सकते हैं। उसके बाद उनको बाद में स्पिन किया जाता है, उसके बाद वीव किया जाता है क्लोथ। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, जैसे हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम ब्रिक्स बनाते हैं। तो ब्रिक्स बनाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन ब्रिक्स की मिट्टी कहाँ से आई? प्राइमरी सेक्टर से। इसी तरह से बहुत सारी जो हम कह सकते हैं मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उस सेक्टर को बोलते हैं उस वक्त प्राइमरी सेक्टर। लेकिन बाद में जो भी हमने फॉर एग्जांपल नॉन मेटेलिक जैसे लाइमस्टोन वगैरह हमने हासिल किया, उससे हम सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इसी तरह से मेटेलिक मिनरल से हम गाड़ियां बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके। तो इस तरह से ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। बहुत सारे लोग इसके साथ इन्वॉल्व है। Activities of secondary sector are related mainly with the physical and human resource, तो इसमें मैन कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैन का मतलब होता है मैन फोर्स और कैपिटल का मतलब होता है मनी। Therefore, production and productivity of the sector depends mainly upon the availability of these resources and their utilization. तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से हुई थी, और ये ना सिर्फ फैक्ट्रीज में बल्कि वर्कशॉप या घरों में भी जो लोग चीजें बनाते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में कोई कांगड़ी बनाता है, कोई टोकरी बनाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। इसके अलावा तो टर्शियरी सेक्टर तीसरा सेक्टर है और फाइनल सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है, जैसे फाइनेंस सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टेलीफोन, आईटी सेक्टर वगैरह। लेकिन अगर हम देखें इनको हम सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा। जो भी हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स है उनको सपोर्ट टर्शियरी सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें इस वक्त सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो टर्शियरी सेक्टर में ही होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। बहुत सारी जो पहले हम के बात करेंगे, बहुत सारी टर्शियरी सेक्टर में जो चीजें आती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास वेयर हाउसेज है, बैंक्स है, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पुलिस स्टेशन है, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम देखें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी होती है जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह में कोई रोल अदा नहीं करते, लेकिन उनको भी हम सर्विसेज बोलते हैं, जैसे टीचर्स है, डॉक्टर्स है। इसके अलावा जो हमारे हमें पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वॉशरमैन है, बार्बर्स है, कॉबलर्स है, लॉयर्स है, एंड जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अकाउंटिंग में जो काम करते हैं। इसका मतलब जो भी लोग ब्यूरोक्रेसी वगैरह में मुब्तला है वो काम करते हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम सुबह को घर से निकलेंगे, हमारे पास पर्सनल गाड़ी नहीं है, तो हम रोड पे जाके सोमो वगैरह में चढ़ते हैं, तो वो सोमो वाला भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जाना हो तो हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इसके अलावा अगर हम देखें एग्रीकल्चर में हमारे पास किसी क्रॉप में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, तो उसको हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह में रखते हैं, तो वो भी वहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम, अगर किसी ने इंडस्ट्री बनाई तो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होती है, उसमें अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो उस वक्त भी लोग वहां पे बैंक्स में पैसे भी रख सकते हैं और वहां से निकाल भी सकते हैं, तो डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां से क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है या ये टर्शियरी सेक्टर में आती है या सर्विस सेक्टर में आती है। इसके अलावा
व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर गेनिंग सो मच इम्पोर्टेंस इन इंडिया? तो टर्शरी सेक्टर का इंडिया में मतलब हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो क्यों? क्योंकि अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है लोगों को। अगर हम देखें जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी जो बेसिक सर्विसेज है जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, इसलिए बेसिक सर्विसेज वो यहीं से हासिल करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें सेकंड, दिस डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में इजाफा हुआ, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टर्शरी सेक्टर की। जैसे हमारे एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, हमें ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एज लेबरर्स। इसी तरह ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो दूसरा है, उसमें जब ज़्यादा इजाफा होगा वहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने ही यहाँ पे अगर हम देखें ये दो सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, ये बेस बने टर्शियरी सेक्टर के, तो टर्शियरी सेक्टर इनको सपोर्ट करता है। थर्ड, एज इनकम लेवल रेजेस, तो जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो नए नए सर्विसेज की वो खुद ही ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना करते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास जो कमरा होता था उसमें सिर्फ बिजली का इस्तेमाल एक लाइट के लिए होता था, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमारे घरों में टेलीविजन आ गया, एलईडी आ गया। अब हमें हमारे यहाँ पे गीजर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होते हैं, माइक्रो ओवन होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, क्योंकि दिन ब दिन लोगों की जितनी इनकम ज्यादा बढ़ती है उनकी डिमांड्स ऑफ सर्विसेज भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे लोग पर्सनली बहुत सारे लोगों की इसके साथ मतलब हम कह सकते हैं सर्विसेज मसाज वगैरह कराते हैं, बाई एरोप्लेन वो घूमने के लिए दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ साथ डेवलपमेंट हासिल करने के साथ साथ हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं एक एक घर में 5-5, 8-8 एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। यहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटी होती है उससे हम घर बैठे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमें सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। तो इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक्स अगली वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, या अमान अल्लाह।